Hello, good evening, students. Are you fine today in my opinion? Students, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हमने कल भी बात किया था कि ईयू यूरोपियन यूनियन और सोवियत यूनियन दोनों की हमने बात की। आज हम यूरोपियन यूनियन के कुछ कमी जो रह गई उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम कॉन्टेम्परेरी सेंटर्स ऑफ द पावर है। इसका हम जो ईयू है उसका ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, यानी कि ईयू की क्या कमियां रही, ईयू की कमियों के ऊपर हम प्रकाश डाल रहे हैं इसमें। और उसकी पावर के बारे में बात करेंगे, ईयू की क्या पावर है, उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किया, क्या क्या चेंजिंग की, और साथ में वो किस प्रकार से मजबूत है, उनके अंदर किस प्रकार की नई नई चीजें उपलब्ध है जो कि यूएसए से टक्कर लेती है। स्टूडेंट्स, इसकी कमियां जो रही, पीपल इन मैनी कंट्रीज आर नॉट वेरी enthusiastic in giving the EU power that were exercised by the government of their countries. It means कि और जितने भी कंट्रियां हैं वो अपनी पावर की तरह इनको भी पावर नहीं देना चाहती थी, यानी कि जो पावर दूसरे देशों के पास थी ऐसी पावर वो ईयू को नहीं देना चाहती थी जिससे कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट है, देयर आर आल्सो रिजर्वेशन अबाउट द इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द ईयू। ईयू के अंदर जो नए जो देश इंक्लूड होंगे उनको इंक्लूड करने में भी संशय था इनके बीच में, क्योंकि ज्यादा बिना वैल्यू वाले बिना भरोसेमंद कंट्रियों का हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए संशय बना हुआ था। जिसकी अगर हम बात करें कि पावर, ईयू के पास क्या क्या पावर थी, उन्होंने क्या क्या चेंजिंग की ईयू ने, तो ईयू का फुल फॉर्म आपको पता है यूरोपियन यूनियन है। हम बात कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो पावर है स्टूडेंट्स, देखिए इसके अंदर इकोनॉमिक पावर है सबसे इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक पावर थी, आर्थिक पावर इनके पास बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से और अपने तरीके से सभी कंट्रियों के साथ मिलकर एक ही चीज पर निर्धारण किया और जो इकोनॉमी को ग्रोथ कर सके ऐसी नई नई पॉलिसी, ऐसी नई नई नीतियों का निर्माण किया। इसलिए इनकी जो इकोनॉमिक लेवल था वो बहुत अच्छा था। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर ईयू रहता था 2016 तक, और इसकी जो जीडीपी थी वो भी लगभग 17 ट्रिलियन से भी ज्यादा थी। स्टूडेंट्स, ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पावर की दृष्टि से। सेकंड है पॉलिटिकल पावर, इसने अपनी पॉलिटिकल पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली व्यवहार किए, और इनकी जो पावर थी सिर्फ ईयू कंट्रियों तक सीमित नहीं थी, ऐसे कॉन्टिनेंट एशिया और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट था वहां तक भी इनका जो प्रभाव था वो देखने को मिलता था। तो इनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो बहुत ही शानदार रही। मिलिट्री पावर, मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि इनकी जो मिलिट्री थी वो ऐसी मिलिट्री थी जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर की बजट प्राप्त करने वाली और वर्ल्ड में दूसरे नंबर की पावरफुल और ज्यादा बड़ी सेना के रूप में यूज में आती थी, क्योंकि सबसे बड़ी यूएसए की थी। तो ये किसी भी तरीके से यूएसए से कम नहीं था उस समय भी। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक पावर, इसके पास डिप्लोमेटिक पावर थी, कूटनीतिज्ञ था ये, और ये ज्यादा आक्रमण करने पर विश्वास नहीं करता था, मिलिट्री हस्तक्षेप करने पर विश्वास नहीं करता था। ये ज्यादा जो विश्वास करता था वो डिप्लोमेटिक पावर के ऊपर विश्वास करता था, कूटनीति के तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढता था, निष्कर्ष निकालता था कि क्या प्रकार की किस प्रकार से जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको कम करने के लिए ये पावर इनके पास बहुत उपलब्ध थी ईयू के पास, जिसने अपने एक बड़े साम्राज्य का गठन किया और लॉन्ग वे तक इनका साम्राज्य चला। द ईयू इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद ए जीडीपी of more than $17 ट्रिलियन इन 2016। ये कह रहा है कि 2016 के अंदर, जैसे हमने बताया कि जो ईयू है पावरफुल कंट्री था, यूनियन था सॉरी, तो ईयू के 2016 की अगर हम बात करें तो 17 ट्रिलियन इसकी जीडीपी रही, और साथ में ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली यूनियन थी। इससे पहले जो फर्स्ट पे आती थी वो आती थी यूएसए। यूएसए फर्स्ट पे आती थी, मिलिट्री में भी फर्स्ट पे आती थी, और
इकोनॉमी में भी फर्स्ट पे आती थी। और अगर हम नाउ प्रेजेंट टाइम की बात करें, इन दिस टाइम जो फर्स्ट कंट्री है जो इकोनॉमी में सबसे ऊपर है वो यूएसए है, सेकंड के ऊपर चाइना है, थर्ड पे जर्मनी है, और 4 पे इंडिया है, और 5 पे जापान है। तो इंडिया भी बहुत तीव्र गति से इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहा है और आने वाले 4-5 सालों के अंदर जो इंडिया है वो तीसरे नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इट्स करेंसी द यूरो कैन पोज ए थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। यूएसए को ये खतरा हो रहा था कि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से इसकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, उसी रफ्तार से जो इसकी करेंसी है यूरो, यूरोपियन यूनियन की, वो जो डॉलर है यूएसए डॉलर, उसको पीछे छोड़ जाएगी। तो इन चीजों को हम देखें तो ईयू जो था वो बहुत तीव्र गति से बहुत आगे बढ़ रहा था और ये अपना एक अहम योगदान निभा रहा था इसके अंदर इकोनॉमी में। नेक्स्ट है इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 टाइम्स लार्जर देन यूएसए, यानी कि वर्ल्ड के ट्रेड के अंदर यूएसए से लगभग 3 गुना ज्यादा इसका शेयर है। ये ज्यादा मार्केटिंग करता है, ज्यादा ट्रेड करता है। नेक्स्ट इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका। ये कह रहे हैं जितना अच्छा व्यवहार इसका अपने नेबर्स के साथ है, नेबर्स कंट्रियों के साथ है, उतना ही अच्छा इसका व्यवहार जो है, बिहेव जो है, वो एशिया और अफ्रीका के साथ भी है। यानी कि एशिया और अफ्रीका में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जितना प्रभाव आसपास की जो नेबरिंग कंट्री के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, उतना ही प्रभाव अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिलता है। इट ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इसका इम्पोर्टेंट रोल है, उसको आगे बढ़ाने में काम करता है, उसको सबसे ज्यादा डेवलप करने में काम करता है। तो इसका जो रोल है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को भी बढ़ाता है, अहम करता है, ठीक है, सपोर्ट करता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर दिस टॉपिक। ओके, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।